गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में बच्चों स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 3। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स के लिए किसने सबसे पहले प्रपोज किया कि एटम क्या होता है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो है एटम्स की इंफॉर्मेशन दी थी 500 बीसी पूर्व महर्षि कर्नाड ने। इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने 500 बीसी पूर्व महर्षि कर्नाड ने एटम्स की इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब कि एटम्स को आप और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और इन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु। उसके बाद 1808 में 1808 में जो डॉल्टन थे उन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी और उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टेबल है। सेम बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और बताया था और थ्योरी दी थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, वो सारा का सारा किससे मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। एक ही पदार्थ के जो एटम होते हैं, एक ही मैटर के जो एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं शेप एंड साइज में और मास में। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने रूल दिए थे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे लॉस केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या है बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो कितना रिएक्टेंट का अमाउंट लग रहा है और कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बन रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, है ना। तो इसके लिए 5 लॉ दिए गए थे, लेकिन इस क्लास में आप लोग 2 ही लॉ के बारे में पढ़ोगे। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ था ये किसने दिया था, ये एल लेवॉइजर ने दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अंदर जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस दिस लॉ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज एंड टेक प्लेस। ओके, आगे देखते हैं। ये तो एक्टिविटी है आप लोगों के, आगे देखते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब कि जबकि केमिकल रिएक्शन होती है तो मास ना तो बन सकता है ना ही क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से ऐसा होता है। सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं। सिंपल सी रिएक्शन हम लोग कौन सी लेंगे, सिंपल सी रिएक्शन में हम लेंगे 2H2 plus O2 gives us 2H2 2H2 plus O2। ओके, तो चार तो एक यहाँ पे 4 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 1 मास होता है 1। तो 4 का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना करेगा तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। उसी तरीके से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस 16 2 जा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 4 प्लस 32 36। तो आप देखोगे कि एक केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ना, एक केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई और जो आपकी हाइड्रोजन थी और उस तरफ जो आपका वाटर मॉलिक्यूल बना, ठीक है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल का जो आपका मास था वो किसके इक्वल था, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल था। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन पूरी हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन पूरी हुई है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड। ओके, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं।
सिंपल से एग्जांपल है बच्चों, एक N2 और 3H2 मैंने यहाँ पे लिए हैं, दोनों को कंबाइन करा तो मेरे पास में बन गया 2NH3। ओके, चलो आगे चलते हैं। 2NH3 बन गया है ना। अब देखते हैं बच्चों हम लोग 2NH3 का क्या होता है। देखो 2NH3, अब इसका मास निकालते हैं। एक का होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है हमारे पास में एक, तो 6 का कितना होगा, 6 ही होगा है ना, तो वो लिख दिया मैंने। उसी तरीके से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 2 6, 6 हाइड्रोजन है और ये हो गया हमारा 6, तो 28 प्लस 6, इधर भी क्या होगा 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 करेंगे हम लोग तो हमारे पास में आएगा 34, इधर करेंगे तो आएगा 34। मतलब कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा मास ऑफ ये तो था बच्चों हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है उसमें हमें ये पता चलता है कि सब्सटेंस आप किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे वो सब्सटेंस आपको कहीं से भी ऑब्टेन हुआ हो, लेकिन जो उसका कंबाइन होने का रेशियो है वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैं बात करूँ वाटर की, H2O की, ठीक है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन कितनी है बच्चों, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो इनका कंबाइन होने का रेशियो कितना है, 2:1, 2:1। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कि एक कोई इंसान है उसके घर का वाटर का मॉलिक्यूल अलग है और किसी दूसरे का अलग है। दुनिया में जहां भी कहीं पानी मिलेगा तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O, और उसकी कंबाइन होने का रेशियो कितना होगा, 2:1। चाहे पानी अर्थ पर मिले चाहे मून पर मिले, चंद्रमा पर भी अगर पानी मिलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, और उसकी कंबाइन होने का रेशियो क्या रहेगा, 2:1। तो ये जो चीज़ है इनके कंबाइन होने का रेशियो, ये कभी भी बदल नहीं सकती, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, चाहे आपको पदार्थ कहीं से भी मिला हो, कैसे भी मिला हो। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ऐसा होता है। एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम। कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया। ठीक है, तो हमारे पास में बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और एक हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको क्या किया, गर्म किया। जब इसको गर्म किया तो क्या क्या बना, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के केस में बच्चों सिमिलर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आप ले लो, है ना, फिर इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आप ले लो। ठीक है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप अनुपात निकालोगे तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया कि जो एक कार्बन और जो 2 ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का है ये अनुपात है और ये निश्चित है और ये यही रहता है। ठीक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी मिली हो या बनी हो। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास ओवर।